हेलो स्टूडेंट, ये है अध्याय 2 सामाजिक विज्ञान का वन और वन्य जीव संसाधन। इससे पहले के अध्याय फर्स्ट और इससे पहले वाली बुक अपलोड कर दी गई है। अगर वो नहीं देखी तो पहले प्लेलिस्ट में जाकर वो देख लीजिए। ये अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये पढ़ रहे हैं सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान की ये कौन सी बुक है? सेकेंड बुक। फर्स्ट बुक हमने अपलोड कर दी। इससे पहले विज्ञान के जो नोट्स हैं वो भी प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। वो नहीं देखे तो आप जाकर वो देख लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान की ये जो सेकेंड चैप्टर है इसको कंप्लीट करते हैं। सेकेंड चैप्टर है वन और वन्य जीव संसाधन। तो सबसे पहला टॉपिक है इसमें भारत में वन। तो देखते हैं। भारत में वनों का वितरण सभी राज्यों में असमान है। असमान यानी कि सभी में अलग अलग है। हरियाणा के कुल क्षेत्र में केवल 3.8% भूभाग पर ही वन है। वहीं अंडमान और निकोबार ऐसे प्रदेश है जिनका लगभग 86.9% भूभाग वनों से ढका हुआ है। तो सबसे कम कहाँ है? हरियाणा में, और सर्वाधिक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। जबकि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम में लगभग 60% भाग पर क्या है? वन है। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार या अधीन 33% भूभाग पर कितने क्या होने चाहिए? वन। अगर प्रश्न बन जाए कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है, तो 33% भूभाग पर वन है। अगला है राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? ऐसे रक्षित क्षेत्र जहां बसे प्राणियों से प्राकृतिक वनस्पति और प्राकृतिक सुंदरता को सुरक्षित रखा जाता है। प्राकृतिक वनस्पति और प्राकृतिक सुंदरता को क्या रखा जाता है? सुरक्षित। ऐसे स्थानों की सुरक्षा और प्रबंध की ओर सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है। इनमें बहुत कम मानव हस्तक्षेप होता है। इनमें केवल अधिकारी वर्ग आ जा सकते हैं, यानी कि आम लोगों के आने जाने पर इस पर रोक होती है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर और राष्ट्रीय पशु है चीता। आगे देखते हैं जैव विविधता। किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतुओं और पादपों की विविधता को उस क्षेत्र की क्या कहते हैं? जैव विविधता, यानी कि किसी क्षेत्र विशेष में जो पाई जाती है। भारत एक जैव विविधता संपन्न देश है। विश्व की लगभग 16 लाख प्रजातियों में से लगभग 8% प्रजातियां भारत में ही पाई जाती है। 16 लाख में से 8% केवल भारत में पाई जाती है। अगला है लुप्त प्राय प्रजातियां। वे प्रजातियां जो नाजुक अवस्था में ही तथा निकट भविष्य में समाप्त होने की कगार पर हैं, लुप्त प्राय प्रजातियां कहलाती है। जैसे चीता, गुलाबी सिर वाली बतख, और इसके गुलाबी सिर वाली बतख के बाद है पहाड़ी कोयल, जंगली चित्तीदार उल्लू, महुआ की जंगली किस्म। लुप्तप्राय प्रजातियों की संख्या तो 79 तो स्तनधारी है, 44 पक्षी, 15 सरीसृप, 3 उभयचर और 50 पादप प्रजातियां हैं। आगे देखते हैं IUCN के द्वारा प्रजातियों का वर्गीकरण। IUCN क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर। आइए देखते हैं। देखिए ये कंजर्वेशन नेचर, NATURE, कंजर्वेशन नेशन। देखिए सामान्य प्रजातियां किसके अनुसार? IUCN के अनुसार कौन सी प्रजातियां? सबसे पहले सामान्य प्रजातियां, जिस प्रजाति की जनसंख्या जीवित रहने के लिए सामान्य हो तो उस प्रजाति को सामान्य प्रजाति कहते हैं। जैसे मवेशी, इनकी संख्या पर्याप्त मात्रा में होती है।
दूसरा है संकटग्रस्त प्रजातियां। वे प्रजातियां जो लुप्त होने की कगार पर हो संकटग्रस्त प्रजातियां कहलाती है, जैसे काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा और भारतीय गेंडा। अगली प्रजाति है सुभेद्य प्रजाति। जब किसी प्रजाति की संख्या इतनी कम हो जाए कि उसके लुप्त होने की प्रबल संभावना हो जाए, सुभेद्य प्रजाति कहलाती है, जैसे नीली भेड़, एशियाई हाथी और गंगा की डॉल्फिन। अगली है दुर्लभ प्रजातियां। जब किसी प्रजाति की संख्या इतनी हो जाए कि उसके संकटग्रस्त या सुभेद्य होने का खतरा उत्पन्न हो, तो उसे दुर्लभ प्रजाति कहते हैं। देखो, संकटग्रस्त भी आ जाए और सुभेद्य भी आ जाए तो उसे दुर्लभ प्रजाति कहते हैं, जैसे हिमालय के भूरे भालू, एशियाई भैंस और रेगिस्तानी लोमड़ी, और एक है हॉर्नबिल। स्थानीय प्रजातियां क्या हैं? कुछ प्रजातियां केवल किसी स्थान विशेष में ही पाई जाती हैं, जिसे स्थानीय प्रजातियां कहते हैं, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप के कबूतर और अरुणाचल प्रदेश के मिथुन। अगला है लुप्त प्रजातियां। वे प्रजातियां जो अब नहीं पाई जाती, जो किसी स्थान विशेष से लुप्त हो चुकी है, लुप्त प्रजातियां कहलाती है, जैसे एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली बतख। अगला है वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का कारण। जिससे सबसे पहला कारण तो है कृषि का विस्तार। भारतीय वन सर्वेक्षण आंकड़े के अनुसार 1951 से 1980 के बीच बीच 2,62,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्र को भू कृषि भूमि में बदल दिया गया है। इसके साथ ही आदिवासी बड़े भूभाग पर झूम खेती, यानी कि पूरे जंगल को जलाकर जो खेती की जाती है, और पेड़ों की कटाई से नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये तो कृषि का विस्तार। अगला है संवर्धन वृक्षारोपण। जब व्यावसायिक महत्व से किसी एक प्रजाति के पादपों का वृक्षारोपण किया जाता है तो इसे संवर्धन वृक्षारोपण कहते हैं। भारत के कुछ हिस्सों में यह किया जाता है, जिससे चुनिंदा प्रजाति को बढ़ावा मिलता है। इसके कारण अन्य प्रजातियों का क्या होता है? उन्मूलन, यानी कि उनको नहीं बोया जाता। विकास परियोजना। आजादी के बाद कई बड़ी परियोजनाओं को मूर्त रूप दिया गया, जिससे जंगलों को क्या हुआ? भारी क्षति पहुंची। चौथा है खनन। खनन से कई क्षेत्रों में जैविक विविधता को भारी नुकसान पहुंचा है। पश्चिम बंगाल के बक्सा टाइगर रिजर्व में डोलोमाइट का खनन होता है। अगला है पांचवा, संसाधनों का असमान बंटवारा। अमीर और गरीब के मध्य संसाधनों का असमान बंटवारा होता है, जिससे अमीर लोग संसाधनों का दोहन करते हैं तथा पर्यावरण को क्या करते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं। अगला है कम होते संसाधनों के सामाजिक प्रभाव, मतलब समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो संसाधनों की कमी से समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जैसे पहला, वनोन्मूलन से बाढ़ और सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाएं बढ़ गई है, जिससे गरीबों को काफी कष्ट होता है। दूसरा है, कुछ लोग अपने पारंपरिक तौर तरीकों से जीवन यापन करने के लिए वनों पर निर्भर रहते हैं। वनोन्मूलन के कारण इन्हें दूसरी जगह जाना पड़ेगा, जिससे वन नष्ट हो जाएंगे, दूसरी जगह जाना पड़ेगा। इस प्रक्रिया में इनकी जड़ें टूट जाती है तथा अपने प्राकृतिक आवास को छोड़ना पड़ता है। दूसरा ये, आगे देखते हैं अगला, भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 क्या है? भारत सरकार ने 1972 में लागू किया। इस अधिनियम के तहत संरक्षित प्रजातियों की एक भारतीय सूची तैयार की गई तथा बची हुई संकटग्रस्त प्रजातियों के शिकार पर पाबंदी लगा दी गई। वन्य जीवों के व्यापार पर रोक लगा दी गई। कई राज्य सरकारों ने नेशनल पार्क तथा अभ्यारण्य बनाए और कुछ खास जानवरों के लिए प्रोजेक्ट शुरू किए। वन्य जीवों के आवास को कानूनी सुरक्षा प्रदान की। तो भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 ये है। अगला है वन्य जीव संरक्षण के लाभ। संरक्षण से कई लाभ होते हैं। इससे पारिस्थितिकी विविधता को बचाया जा सकता है। इससे हमारे जीवन के लिए जरूरी मूलभूत चीजों जैसे जल, हवा, मिट्टी का संरक्षण भी होता है। ये किसके लाभ है? वन्य जीव संरक्षण के लाभ। अब वनों का वर्गीकरण देखते हैं। तो सबसे पहला वन आरक्षित वन। देखिए ये इंपॉर्टेंट है।
सबसे पहला है आरक्षित वन, जिस वन से शिकार और मानव गतिविधियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध हो। जिस वन में शिकार और मानव गतिविधियों पर प्रतिबंध होता है उसे आरक्षित वन कहते हैं। संरक्षण की दृष्टि से इन्हें सबसे बहुमूल्य माना जाता है। कौन से वनों को माना जाता है? आरक्षित वनों को। दूसरा है रक्षित वन, जिस वन में शिकार और मानव गतिविधियों पर प्रतिबंध हो लेकिन यह उस वन पर निर्भर रहने वाले आदिवासियों पर लागू नहीं होता है। बाकी दूसरे लोगों पर तो प्रतिबंध, लेकिन आदिवासियों पर प्रतिबंध नहीं होता है। रक्षित वनों को आगे होने वाले नुकसानों से बचाया जाता है। अगला है अवर्गीकृत वन, जो वन दोनों श्रेणियों आरक्षित व रक्षित में नहीं आते। कौन से वन कहलाते हैं? अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। देखते हैं संरक्षण नीति की नई परिपाटी द्वारा जैव विविधता को बढ़ाना। अब कुछ गिने चुने कारकों पर ध्यान देने की बजाय पूरी जैव विविधता पर ध्यान दिया जाता है अभी हाल ही के वर्षों में। इसका असर यह हुआ कि अब न केवल बड़े स्तनधारियों पर ध्यान दिया जाने लगा है बल्कि छोटे कीटों पर भी ध्यान दिया जाता है। 1980 और 1986 के बाद जो अधिसूचनाएं जारी हुई उसके अनुसार कई सौ तितलियां, माथ, बीटल और एक ड्रैगन फ्लाई को भी रक्षित वर्ग में रखा गया है। 1991 में इस लिस्ट में पादप की 6 प्रजातियों को भी रखा गया था। कब? 1991 में। अब देखते हैं समुदाय और संरक्षण। कई स्थानीय समुदायों ने इस बात को माना है कि संरक्षण से जीवन यापन को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है, जिससे बहुत से समुदाय सरकार के प्रयासों में भागीदारी कर रहे हैं। मतलब समुदाय अपनी तरफ से भागीदारी करते हैं। राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व गांव के लोगों ने खनन के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी थी। अलवर जिले के 5 गांवों ने 1200 हेक्टेयर वन को भैरोदेव डाकऊ सेंचुरी घोषित कर दिया। वहां के लोगों ने वन्य जीव रक्षा के लिए अपने ही नियम और कानून बना रखे हैं। कहाँ के लोगों ने भैरोदेव डाकऊ सेंचुरी घोषित किया था और कहाँ के? अलवर जिले के लोगों ने। अगला है चौथा, छोटा नागपुर के मुंडा और संथाल लोग महुआ और कदम की पूजा करते हैं। इसी तरह बिहार और उड़ीसा के आदिवासी शादी के मौके पर इमली और आम की पूजा करते हैं। बंदरों को हिंदू के देवता हनुमान जी का वंशज माना जाता है। इसी मान्यता के कारण बंदरों और लंगूरों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है, इनको नहीं मारा जाता है। अगला है चिपको आंदोलन, संरक्षणकारी व समुदायों का अच्छा उदाहरण है। कौन सा आंदोलन? चिपको आंदोलन। आगे देखते हैं प्रोजेक्ट टाइगर क्या है। बाघों को विलुप्त होने से बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया। 20वीं सदी की शुरुआत में बाघों की कुल आबादी कितनी थी? 55,000 थी और 1973 में घटकर 1827 रह गई। देखिए इतनी कमी हुई। बाघ की आबादी के लिए खतरे, व्यापार के लिए इनके शिकार, सिमटता आवास, भोजन के लिए आवश्यक जंगली उपजातियों की घटती संख्या। अब महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व, कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है? उत्तराखंड में। सुंदरवन नेशनल पार्क कहाँ है? पश्चिमी बंगाल। बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? राजस्थान में। मानस टाइगर रिजर्व असम में और पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? केरल में। तो ये हमारा जो चैप्टर नंबर 2 था ये भी कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 3 जल्द अपलोड करेंगे। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो नए मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।